नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, फिर से आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ ITI की एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान किसके बराबर होता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक सूत्र बनता है, M बराबर है ZIT। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे M है जो द्रव्यमान है, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। I जो होता है विद्युत धारा है, T जो है समय है। तो देखिए I और T इन दोनों को हम Q भी लिख सकते हैं। तो M बराबर ये भी सही है ZIT। इसके अलावा M बराबर हम ये भी ले सकते हैं Z और Q। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए है ZFT, बी ऑप्शन में है ZIT, सी ऑप्शन में है ZAT, डी ऑप्शन में है ZST। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BIS के अनुसार विशिष्ट धारा की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः है। यानी कि DC सप्लाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। DC सप्लाई के अंदर जो धनात्मक सिरा होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक तटस्थ होता है। जबकि AC के अंदर फेज, न्यूट्रल और तटस्थ वायर होता है। तो DC के अंदर जो इनका कला अनुक्रम होता है वो होता है लाल, नीला और काला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी। लेकिन देखिए दोस्तों, AC की यदि बात करता है, वो तीन कला की बात करें तो तीन कला के अंदर होता है RYB। लेकिन ये जो RYB होता है, ये होता है हमारे पास में डेल्टा संयोजन के लिए। लेकिन हमारे पास स्टार संयोजन आ जाए तो उसके साथ में जी कलर का वायर भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात हरे रंग का वायर भी प्रयोग किया जाता है। एकल कला की हम बात करें AC के अंदर है, तो एकल कला के अंदर फेज के लिए हमें लाल रंग की केबिन, इसके अलावा न्यूट्रल के लिए हमें काले रंग की केबिन और अर्थ के लिए हमें हरे रंग की केबिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DC मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। अर्थात हमारे पास में कोई DC मोटर है तो उसकी दिशा को हम कैसे बदल सकते हैं। NVC, नो वोल्ट कॉइल के कनेक्शन बदलकर। बी ऑप्शन है क्षेत्र, फील्ड और आर्मेचर दोनों का संयोजन बदलकर। सी ऑप्शन है क्षेत्र या आर्मेचर संयोजन को उलटकर। डी ऑप्शन है मुख्य आपूर्ति के तार को आपस में बदलकर। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है AC की जो मोटर होती है RYB, उसके अंदर कला अनुक्रम होता है। तो AC की तीन कला की जो मोटर होती है उसके अंदर हमें मुख्य आपूर्ति यानी कि मुख्य सप्लाई के तारों को बदल करके उसकी दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन DC के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्षेत्र या सी ऑप्शन, क्षेत्र व आर्मेचर संयोजन कोई भी उलटकर। अर्थात या तो फील्ड के या आर्मेचर के संयोजनों को बदलकर हम उसकी दिशा को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कला वाली आपूर्ति प्रणाली में तटस्थ बिंदु रिक्त स्थान में संयोजन में उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात हमारे पास में यहाँ पे कि कौन सा संयोजन है जिसके अंदर तटस्थ वायर उपलब्ध नहीं होता है। त्रिकोण का मतलब होता है डेल्टा संयोजन, तारा संयोजन का मतलब होता है स्टार संयोजन, श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी संयोजन, और पार्श्व का मतलब होता है समानांतर संयोजन। ठीक है दोस्तों, तो अब इनमें से हमारे पास में जो तटस्थ वायर यानी कि अर्थ जो तार होता है वो हमारे पास में त्रिकोण संयोजन अर्थात डेल्टा के अंदर नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? गति को नियंत्रित करना, कम्यूटेशन को नियंत्रित करना, एसी करंट को डीसी करंट में बदलना और एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना। देखिए दोस्तों, कम्यूटेटर जो होता है वो डीसी जनरेटर में और डीसी मोटर में पाया जाता है। कम्यूटेटर का मुख्य जो कार्य होता है, यदि हम जनरेटर की बात करें तो ये एसी को डीसी में बदलता है, और मोटर की हम बात करें तो ये डीसी को एसी में बदलता है। लेकिन ये करंट को बदलता है या वोल्टेज को बदलता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? जनरेटर के बारे में। तो जनरेटर के अंदर शुरुआत के अंदर हम यही कहते हैं कि शुरुआती विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है वो प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है, अर्थात एसी स्वभाव का वोल्टेज होता है, ईएमएफ होता है। तो कम्यूटेटर का जो मुख्य कार्य होता है डीसी जनरेटर में, वो होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने का। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी। और कम्यूटेटर जो है, इनके जो सेगमेंट्स होते हैं उनके मध्य अचालक जो होता है वो माइका होता है, और जो सेगमेंट्स होते हैं वो कर्षित कठोर तांबे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? कपड़ा है, विद्युत का एक कुचालक होता है, अर्थात हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये इंसुलेटर का काम करता है, कवचित तार है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। अब देखिए, जो कवचित तार होता है ये एक तरह से यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको हम ये कह सकते हैं आर्मरिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार। ये हमारे दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग जो होता है, हम देखते हैं जो पोल होता है उससे एनर्जी मीटर तक जो वैद्युतिक आपूर्ति आती है, तो उसके लिए जो केबल प्रयोग करते हैं उसके अंदर कवचित तार का प्रयोग किया जाता है। रबर विद्युत का कुचालक होता है, पीवीसी भी कुचालक होता है, अर्थात यहाँ पे कपड़ा, रबर, पीवीसी एक इंसुलेटिंग पदार्थ है, अचालक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति कारक का अधिकतम मान है। शक्ति कारक का अधिकतम जो मान होता है वो मुख्य रूप से 0 से 1 के मध्य पाया जाता है, अर्थात कम से कम जो होता है वो 0 होता है, अधिकतम जो होता है वो 1 होता है। तो 1 को हम ये भी कह सकते हैं इकाई या यूनिटी। लेकिन देखिए दोस्तों, 1 से अधिक कभी भी शक्ति कारक का मान नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी, इकाई होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो शक्ति कारक जो होता है, यदि कला अंतर का मान बढ़ता है, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास में एक जो कला अंतर है वो 0 डिग्री का है, तो 0 डिग्री का कला अंतर होने पर हमारे पास में शक्ति कारक का मान बढ़ता है। जैसा कि हम ये कहते हैं कि डीसी के अंदर अधिकतम हमारे पास में शक्ति कारक पाया जाता है, शक्ति गुणांक पाया जाता है, और डीसी के अंदर जो कला अंतर होता है वो 0 डिग्री का होता है। लेकिन जैसे जैसे हम कला अंतर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वहां पे हमारे पास में शक्ति कारक का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? इलेक्ट्रीशियन का जो टूल किट होता है उसके अंदर निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं पाया जाता है? वाइस, इलेक्ट्रीशियन चाकू, स्क्रू ड्राइवर, टेस्ट लैंप। तो इलेक्ट्रीशियन का जो टूल किट होता है उसके अंदर मुख्य रूप से वाइस नहीं पाया जाता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू जो कि इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर स्क्रू को कसने और खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, टेस्ट लैंप जो वैद्युतिक आपूर्ति के पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये टूल किट में होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणामित्र में टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो प्रेरणामित्र है ट्रांसफार्मर, उसके अंदर टैपिंग स्विच कौन सी वाइंडिंग से जुड़ा होता है? मुख्य पक्ष कुंडली यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग, माध्यमिक पक्ष कुंडली सेकेंडरी वाइंडिंग, प्रत्यक्ष, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस एचपी की जगह करना है एचटी लाइन से। डी ऑप्शन है मुख्य पक्ष और माध्यमिक पक्ष वाइंडिंग दोनों से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में माध्यमिक पक्ष कुंडली, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर हमेशा टैपिंग स्विच लगाया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दो प्रत्यावर्तकों के तुल्यांकन के लिए मुख्य शर्तें क्या है?
केवल गति और एक्साइटेशन वोल्टेज समान होनी चाहिए, अर्थात जो दोनों अल्टरनेटर है उनकी गति और उत्तेजन वोल्टेज समान होनी चाहिए। केवल आपूर्ति और भार समान होनी चाहिए। केवल गति और भार समान होनी चाहिए। वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जब हम दो प्रत्यावर्तकों को सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, यानी कि तुल्यांकन करते हैं, तो उन दोनों की वोल्टेज भी समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए और कला अनुक्रम यानी कि फेज अनुक्रम भी समान होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक उत्तेजित डीसी मशीनों में क्षेत्र कुंडली किसके द्वारा उत्तेजित होती है? देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो पृथक उत्तेजित जनरेटर हो या मोटर हो, जो मशीनें होती है, उनके लिए क्षेत्र कुंडली किसके द्वारा उत्तेजित की जाती है? वो है हमारे पास में अलग से कोई डीसी स्रोत से उत्तेजित की जाती है। ये ऑप्शन है बाह्य एसी स्रोत से, अपने आर्मेचर द्वारा, या कोई स्रोत नहीं। तो इसके लिए हम पृथक डीसी स्रोत का उपयोग करते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, डीसी स्रोत के लिए हमें बैटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या किसी डीसी जनरेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या एसी को डीसी में बदल करके जो डीसी प्राप्त की जाती है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIF, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे BIS करना है। BIS के अनुसार किसी भी संस्था में अधिकतम डीसी लीकेज करंट की अनुमति है। पूर्व लोड विद्युत धारा का 1/100 अंश, पूर्व लोड विद्युत धारा का 1/2000 अंश, पूर्व लोड विद्युत धारा का 1/3000 अंश, पूर्व लोड विद्युत धारा का 1/5000 अंश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये तो हमारे पास में लागू होता है एसी के लिए, लेकिन बात किस सप्लाई के बारे में की जा रही है यहाँ पे? डीसी के बारे में। तो डीसी के लिए हमारे पास में करेक्ट आंसर रहेगा बी, अर्थात डीसी के अंदर अधिकतम जो चरण धारा होती है वो 1/2000 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बल आघूर्ण प्रदान करने और चाल दोलन प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बल आघूर्ण प्रदान करने और चाल दोलन यानी कि हंटिंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे डैम्पिंग वाइंडिंग का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एक अल्टरनेटर होता है उसके अंदर भी ये डैम्पिंग वाइंडिंग जो है वो मुख्य रूप से हंटिंग दोष को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बल आघूर्ण के साथ साथ हंटिंग प्रभाव को भी रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी भार के चल रहा होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस जनरेटर के अंदर किसी प्रकार का लोड संयोजित नहीं किया जाता है तो उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या रहेगी? शून्य रहेगी। शंट वाउंड जनरेटर, सीरीज वाउंड जनरेटर, कंपाउंड वाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में? सीरीज जनरेटर, क्योंकि सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट और लोड करंट तीनों का मान क्या होता है? समान होता है। IA बराबर क्या रहेगा? ISE और बराबर क्या रहेगा? IL। अर्थात यदि इसके अंदर हम लोड से संयोजित नहीं करते हैं तो इसका सर्किट पूरा नहीं बनता है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतने ही काफी है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। कमेंट्स करके हमारे को जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।